रहीम। मैं अपने देखने वालों को और अपने दोस्तों और वकला भाइयों और लॉ के स्टूडेंट्स को ये खुशखबरी देना चाहता हूँ कि अब केसेस जो हैं वो बड़ी जल्द ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस नाफिज किया है जिसके मुताबिक 10 तरामीम की गई हैं और उन 10 तरामीम जो हैं वो एक्ट में की गई हैं। जो सिविल प्रोसीजर कोड है उसका पहला जो पार्ट है उसमें वो तरामीम की गई हैं और उसमें ये उसका मकसद या उसका थीम ये है, या उसके पीछे विजडम ये है कि केसेस जो हैं वो जल्दी से जल्दी ख़त्म किए जाएं और लोगों को जल्द इंसाफ मिले। उसमें जो प्रेम्बल दी गई है उसमें यही कहा गया है कि फॉर दी स्मूथ एंड स्विफ्ट डिस्पोजल ऑफ दी केसेस, सिविल केसेस, तो इसको स्मूथली और स्विफ्टली और बड़ी जल्दी ख़त्म करने के लिए, ताकि लोग जो हैं वो अदालतों पे उनका एतमाद बढ़े और जो मशीनरी है लॉ की उस पर भी वो समझें कि हमें इंसाफ जल्दी मिल सकता है। तो ये जो है तरामीम जो है ये इंट्रोड्यूस करवाई गई है। ये फौरी तौर पर नाफिज़ुल अमल है और 10 किस्म की तरामीम है जिनको इसमें इस ऑर्डिनेंस में मुतारफ़ कराया गया है। अब तरामीम हमेशा होती रहती हैं, सिविल प्रोसीजर कोड में काफ़ी दफ़ा हुई हैं और उसके पीछे मकसद यही होता है कि केसेस का फैसला जल्दी से जल्दी किया जाए। 94 में भी हुई और उससे पहले 1972 का लॉ रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस आया। उसके बाद फिर तरामीम हुई 2018 में, मार्च 20/3/2018 को कुछ तरामीम लाई गई। वो भी पंजाब की तरफ से थी और वो उन्होंने एक एक्ट दिया फॉर दी स्मूथ डिस्पोजल ऑफ द केसेस। और उसके बाद हाई कोर्ट ने एक तरामीम जो है वो भी अगस्त के महीने में रूल्स में तरामीम जो हैं वो कुछ इंट्रोड्यूस कराई, लेकिन उन पे अभी तक अमल दरामद नहीं हो सका, उनके लिए नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सका। तो अब ये पंजाब गवर्नमेंट ने कमाल मेहरबानी फरमाते हुए एक एक्ट ऑर्डिनेंस जो जारी किया। मुझे उम्मीद है कि ये एक्ट बन जाएगा और उसमें बड़ी अच्छी और वाज़ेह किस्म की तरामीम जो है, इफ़ेक्टिव किस्म की तरामीम जो हैं वो इसमें इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं। तो मैं बारी बारी उनका जिक्र करना चाहता हूँ और उसका कंपैरिजन भी थोड़ा बहुत मैं पेश करूँगा कि पहले क्या था और अब तरमीम जो है वो उसमें क्या फ़ायदा क्या पहुँचेगा। तो पहली तरमीम जो है वो सेक्शन 3 में की गई है कि सेक्शन 3 के मुताबिक सिविल सूट्स वही तस्वर होंगे या वही दावे जो वेस्ट पाकिस्तान सिविल कोर्ट्स ऑर्डिनेंस 1962 में जिस तरह उनका जिक्र किया गया है। उसके बाद सेक्शन 26 आ जाती है। सेक्शन 26 में और सेक्शन 26B और 20A और B दोनों दो साथ इसके अलावा किया गया है। सेक्शन 26 में ये कहा गया है, जो तरमीम की गई है, जो उसमें सब्स्टिट्यूशन की गई है, कि उसमें ये कहा गया है कि दावा तो जो है वो प्लेंट के ज़रिए सूट फाइल होगा, लेकिन अब इसमें करना क्या होगा प्लेंटिफ को कि जितने डिफेंडेंट्स होंगे प्लेंट की उतनी कापीज़ उसको अपनी सूट के साथ अनेक्स करना पड़ेंगी और जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, ये डॉक्यूमेंट जितने भी हैं उनको भी साथ शामिल करना पड़ेगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जितने मुद्दल है उतने सेट बनाने पड़ेंगे। जिस तरह आपने प्लेंट और डॉक्यूमेंट्स की जो साथ लगाया अपने अर्जी दावे के जो डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं और प्लेंट भी साथ है, अर्जी दावा है, उसकी जो है फ़ोटो कापीज़ जो हैं उसी तरह की प्लेंट की और जो डॉक्यूमेंट्स आपने लफ किए हैं ये उतनी सेट बनाने पड़ेंगे जितने डिफेंडेंट हैं और ये कोर्ट में साथ ही जमा करवाना पड़ेंगे ताकि कोर्ट जो है वो सम्मन्स के साथ डिफेंडेंट्स को भेज सके। इसका मतलब पता है क्या है, इसके पीछे फलसफा क्या है। अमूमन जब डिफेंडेंट्स पेश होते हैं ना कोर्ट्स में आके, तो वो कहते हैं कि हमें नकल ही नहीं मिली। अब उनको नकल मिलेगी तो जवाब दावा फाइल करेंगे। तो इसलिए
ये एक तरमीम कर दी गई है कि ताकि कोई बंदा ये बहाना ना बना सके कि मुझे नकल नहीं मिली और मैं जवाब दूंगा मैंने तैयार नहीं किया। अगर नकल जो है उसको साथ ही भेज दी जाए और सारे डॉक्यूमेंट्स भी उसके साथ भेज दिए जाएँ तो फिर इसके लिए ये फैसिलिटी एक अवेलेबल हो जाएगी और इसमें कोई ऐसा वक्त ज़ाया नहीं होगा अदालत का भी और ना प्लेंटिफ का ना दूसरी पार्टी का। और ये नहीं कहा जा सकता कि मेरे पास कॉपी नहीं है, मेरे पास नकल नहीं है। तो ये इसके पीछे फलसफा है और ये इसलिए कहा गया है कि ये साथ लगाएं ताकि ये समन के साथ उसको भेजी जा सके मुद्दालय को, जितने भी मुद्दालय होंगे उनके पास। तो ये एक बड़ा ज़रूरी किस्म का उन्होंने एक तरमीम की है जिसका फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह ताला और जो बेहतर रहेगी और जिससे वक्त ज़ाया नहीं होगा और जल्दी डिस्पोजल होगी। उसके बाद एक और इंट्रोडक्शन हुई है कि कोर्ट जो है वो रिकॉर्ड को बाकायदा मेंटेन रखेगी, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाएगी सारी प्रोसीडिंग का, जिसमें सूट्स और बाकी सारी चीज़ें शामिल होंगी और उसको अपने पास रखेगी। और इसमें उन्होंने कहा कि इसमें सूट्स में सारा कुछ शामिल है, यानी इसमें जो है ये एप्लीकेशन भी शामिल है, अपील्स भी शामिल है, रिव्यूज़ भी शामिल है, रिवीजन भी शामिल है और ये सारे का सारा रिकॉर्ड जो है वो कोर्ट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक जो है तरीके से अपने पास महफूज रखेगी। लेकिन इसको अभी इस पे अमल दरामद का उन्होंने कहा कि अभी इस पर नोटिफिकेशन जारी होगा तो फिर इस शेक पे अमल होगा, बाकी सारी शेकों पे अमल दरामद का उन्होंने एडवांस कह दिया अमेंडमेंट में। उसके बाद 26 है, अब मुद्दालय को तलब कर लिया गया और मुद्दालय पेश हुआ, उसने कहा जी मुझे नकल दी जाए। कई तरीक़े गुजर जाती थी नकल लेने में, मुद्दई देता नहीं था या वो कहता था मैंने दे दी है, वो कहते थे मैंने नहीं ली, काफ़ी डेट्स फॉर रिटर्न स्टेटमेंट गुजर जाती थी। अब ये जो सेफ गार्ड किया गया कि नकल साथ ही भेजी जाए, डिफेंडेंट जो है उसको कॉपी समन के साथ ही डिलीवर कर दी जाए, तो इससे ये मसला जो है ये हल हो जाएगा। अब रिटर्न स्टेटमेंट की बारी आ जाती है, जब अपीयर हो तो इसमें अब इन्होंने सेक्शन 26A में ये पाबंद कर दिया लेजिस्लेचर ने कि रिटर्न स्टेटमेंट जो है वो विद इन 30 डेज नॉट लेटर दैन 30 डेज जो है वो पेश करना, सबमिट करना पड़ेगी। फर्स्ट अपीयरेंस जब हो जाएगी, चाहे वकालतनामा के ज़रिए हो या सालतन हो, जिस तरह भी हो, तो मुद्दालय जो है वो पाबंद होगा कि वो रिटर्न स्टेटमेंट जो है वो विद इन 30 डेज जो है वो पेश करे कोर्ट में। अब पहले क्या था, पहले ये था ऑर्डर 8 रूल 1 में ये प्रोविजन थी कि रिटर्न स्टेटमेंट जो है उसको देना चाहिए, लेकिन उसका ऑर्डनरी टाइम जो है वो 30 डेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वहाँ पे पाबंद नहीं किया गया, वहाँ पे ये नहीं ऑर्डनरी टाइम, इससे बढ़ भी सकता है। या फिर लाहौर हाई कोर्ट की अमेंडमेंट ये थी कि उसमें 2 अपॉर्चुनिटीज़ दी जा सकती हैं, तो आमतौर पे ये काफ़ी वक्त गुजर जाता था। अब ये अब एक्ट में ये आ गया है, ऑर्डिनेंस के ज़रिए ये शामिल कर दिया गया है कि अब रिटर्न स्टेटमेंट जो है वो आपने विद इन 30 डेज ही देनी है, उससे ऊपर आप नहीं जा सकते। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे एडजस्टमेंट दी जाए या मुझे कॉपी नहीं मिली या मैं तैयार नहीं कर सकता। यू हैव टू सबमिट द रिटर्न स्टेटमेंट विद इन 30 डेज, नॉट लेटर दैन 30 डेज। अब इसके इसमें आगे जो कॉन्सिक्वेंसेस थे रिटर्न स्टेटमेंट फाइल ना देने के वक्त पे या कोर्ट के डायरेक्शन पे, तो वो था ऑर्डर 8 रूल 10। उसके मुताबिक ये था कि वो उसका कोर्ट जो है वो डिफेंस स्टॉक ऑफ कर सकती थी या उसके खिलाफ जजमेंट पास हो सकती थी। अब इसमें ही इस क्लाज में, इस सेक्शन में उन्होंने कह दिया कि अगर रिटर्न स्टेटमेंट नहीं फाइल की जाएगी विद इन 30 डेज तो फिर उसका राइट ऑफ डिफेंस क्लोज हो जाएगा, यानी उसको रिटर्न स्टेटमेंट पेश करने की फिर इजाज़त नहीं मिल सकती किसी सूरत में। दिस इट विल बी द लास्ट एंड फाइनल opportunity which has been given by the section not later than 30 days। ये पेनल्टी क्लास भी शामिल कर दी गई है इसमें, पहले इसमें शामिल नहीं थी, पहले वो ऑर्डर 8 रूल 10 में थी, उसके मुताबिक चलना पड़ता था। तो ये इसमें जो है ये रिटर्न स्टेटमेंट को जल्दी फाइल करने के लिए ये जो है वो तरमीम जो है ये की गई है। अब रिटर्न स्टेटमेंट के बाद अगला मरला होता है फ्रेमिंग ऑफ इशूज़, तो उसमें भी पाबंद कर दिया है कोर्ट को कि जब रिटर्न स्टेटमेंट आ जाए तो उसमें जो इश्यूज हैं वो विद इन 7 डेज फ्रेम कर दिए जाए।
इश्यूज़ की तजवीज़ कर दी जाए, लाजमी, इससे ऊपर नहीं जानी चाहिए डेट। आमतौर पे तो अदालतें ये भी करती हैं कि जब स्टेटमेंट आ जाए तो उसी वक्त पार्टीज़ मौजूद होती हैं, उनसे उनकी मौजूदगी में इश्यूज़ बना देती हैं, लेकिन कभी कभार लेट हो जाता है, इश्यूज़ के लिए लंबी डेट पड़ जाती है। तो अब पाबंद कर दिया गया कि विद इन 7 डेज़ आपने इश्यूज़ जो हैं वो फ्रेम करने हैं आफ्टर द सबमिशन ऑफ रिटन स्टेटमेंट विच शैल बी सबमिटेड विद इन 30 डेज़। तो ये इसमें टाइम जो है ये दिया गया है, टाइम स्पेन यानी टाइम लाइन बना दी गई है फॉर द स्मूथ एंड स्विफ्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जस्टिस। तो ये इसमें हुआ है। उसके बाद सब सेक्शन 2 में कहा गया है कि अब आ गए इश्यूज तो आ गए विद इन 7 डेज। अब अगर किसी को इश्यूज पे इतराज़ है, ही वॉज नॉट प्रेजेंट फॉर द कोर्ट एंड ही हैज़ नॉट रेज्ड एनी ऑब्जेक्शन फॉर द रिगार्डिंग द इशू कि ये इशू गलत बन गया है, ये इसका ओनस गलत है, या फलां इशू बनना चाहिए था, या इस तरह से इशू बनाए जाने चाहिए थे अफेक्टिव किस्म के, या हैप्पी वर्डेड होने चाहिए, तो ही कैन मेक एन ऑब्जेक्शन विद इन 7 डेज आफ्टर द फ्रेमिंग ऑफ इशूज़। ये तो ऑप्शन है पार्टी की, लेकिन उसके साथ एक और पाबंदी लगा दी गई कि इश्यूज़ के ऑब्जेक्शन भी आप 7 डेज में दे सकते हैं, और एक और काम करना है कि यू हैव टू सबमिट द लिस्ट ऑफ विटनेसेस टू whom you want to produce before the court and as well as certificate of readiness। तो ये आपको विद इन 7 डेज देना पड़ेगा। इसके लिए भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा ताकि इसमें वक्त ज़ाहिर हो। ऑल दो प्रोविजन मौजूद है ऑर्डर 6 रूल 1 में, लेकिन उसमें तो अब इसमें एक्ट ऑर्डिनेंस के जरिए एक्ट में जनाब उन्होंने ये कर दिया है, तरमीम कर दिया कि आपको हर हाल में 7 दिन के अंदर अंदर लिस्ट देना पड़ेगा। अगर आप लिस्ट नहीं देंगे तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस आप भुगतेंगे। उसके बाद जी आ गया जनाब अगली तरमीम जो है इसी में ही है 26B में कि अब लिस्ट ऑफ विटनेसेस भी आ गई, इश्यूज भी बन गया, किसी ने कोई इतराज़ करना था इशू पे वो भी आ गया। उसके बाद मरला आता है एविडेंस का। अब एविडेंस कैसे रिकॉर्ड होनी? पहला तो कानून ये है कि ऑर्डर 18 में तरीकाकार दिया गया है कि हाउ टू रिकॉर्ड द एविडेंस। तो उसमें तो यह है कि जज साहब अपने कलम से आप खुद जो है वो शहादत शुरू करेंगे। पहले जिस पे ओनस है प्लेंटिफ लाएगा, फिर डिफेंडेंट लाएगा, फिर रिबटल एविडेंस, फिर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जो भी एविडेंस है वो रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन बाद में जुडिशल पॉलिसी के तहत कमीशन का सिलसिला शुरू हुआ कि कमीशन के जरिए एविडेंस रिकॉर्ड करवाई जाती रही। और पहला कानून ये था कि अगर जज साहब ऑनेबल हैं अपने हाथ से शहादत लिखने के, तो वो नीचे एक सर्टिफिकेट दें कि मेरी मौजूदगी में ये एविडेंस तहरीर हुई है। अब इसमें उन्होंने एक तरमीम की है कि इशू फ्रेम होने के बाद अदालत या खुद एविडेंस लिखे, आप खुद अपने हाथ से, या फिर कमीशन अपॉइंट करें। अब कमीशन का पहले ज़ाब्ता दीवानी में कहीं भी जिक्र नहीं था कि वैसे ही ऑर्डर 18 में कि भाई ये एविडेंस रिकॉर्ड करें, कमीशन साहब कर सकते हैं। लेकिन अब उन्होंने इसमें तरमीम के ज़रिए ऑथोराइज कर दिया कोर्ट को कि कोर्ट खुद लिखे या थ्रू कमीशन शहादत लिखी जाएगी। और कमीशन कौन होगा? वो वकला साहबान में भी हो सकते हैं और रिटायर्ड जजेज में भी हो सकते हैं। और उनकी लिस्ट जो है, एक पैनल जो है उसको तजवीज़ करेगा डिस्ट्रिक्ट एक्साइज जज। वहाँ से लिस्ट आएगी कि फ़लाँ फ़लाँ बंदा जो है, फ़लाँ फ़लाँ शख्स जो है, फ़लाँ फ़लाँ वकील साहब जो हैं या फ़लाँ जज साहब जो है, उनको शहादत लिखने के लिए कमीशन जो है वो हमने बना दिया, उनको इख्तियार दे ऑथोराइज कर दिया। अब कोर्ट आगे उसको मैनेज करेगी और ये कोर्ट पे छोड़ दिया है कि वो उसकी फ़ीस वगैरह जो है वो तय करेगी और उसके मुताबिक एविडेंस जो है वो लिखी जाएगी। तो ये एक रिकग्निशन होगी या कमीशन की प्रैक्टिस की, और ये नौजवान वकला के लिए बहुत अच्छा हुआ है और मुझे उम्मीद है कि उससे फ़ायदा उठाएंगे और अपनी जो सलाहियतें हैं या काबिलियत है उसको बताएंगे कि हम अच्छे तरीके से एविडेंस लिख सकते हैं। तो ये भी बड़ी अच्छी तरमीम है। और ये एक और पाबंदी लगा, अब पहले किसी कानून में ये नहीं था कि शहादत जो है वो इतनी देर में ख़त्म होनी चाहिए। भाई शहादत तो चल रही है, जब ख़त्म होगी ठीक है,
6 महीने लग जाएं, साल लग जाएं और बड़ा वक्त ज़ाया होता था। कई की तारीखें एविडेंस की लोग लेते थे और फिर पहले चीफ होता, एग्जामिनेशन चीफ होता था, वजीरा के लिए काफ़ी टाइम गुजर जाता था या और कई किस्म के बहाने होते थे। तो अब पाबंद कर दिया गया है थ्रू दिस प्रोविजन। ये अमेंडमेंट जो है 26B जो है, नई सेक्शन जो इंट्रोड्यूस करवाई गई है, इसमें ये कह दिया गया है कि एविडेंस जो है ये 90 डेज में कंप्लीट करना हो। ये नहीं है कि प्लेंटिफ की एविडेंस या डिफेंडेंट की सारी एविडेंस, दोनों पार्टीज की एविडेंस इंक्लूडिंग डॉक्यूमेंट्री एज वेल एज ओरल, जो भी एविडेंस है जिस तरह की है, चाहे ऑडियो वीडियो है, वो भी एक एविडेंस है। मॉडर्न डिवाइसेस वो अगर आ रही है तो वो भी, जितनी एविडेंसेस हैं, जिस तरह की एविडेंस है जो रिकॉर्ड होनी है, चाहे ऑडियो वीडियो हो, चाहे ओरल हो, जो जुबानी लिखी जाती है या डॉक्यूमेंट्री को उसकी स्टेटमेंट किसी की लिखी जानी है, या सरकारी गवाह है या गैर सरकारी है, तो सब गवाहान जो है ये सब एविडेंस, टोटल एविडेंस विद इन 90 डेज कंप्लीट करना होगी। ये पाबंदी लगा दी गई, इससे ऊपर नहीं जा सकते। तो ये बड़ा अच्छा, अब हो सकता है डे टू डे एविडेंस रिकॉर्ड हो, डे टू डे हियरिंग हो, ताकि उसको ख़त्म करना पड़ेगा कोर्ट को, और वकला को भी कोऑपरेट करना पड़ेगा और पार्टीज़ को भी। इसका फ़ायदा क्या होगा कि जल्दी इंसाफ होगा, लोगों को फ़ायदा पहुंच जाएगा। यानी अगर एक केस का फैसला 6 महीने में या 4, 5, 6 महीने में हो जाता है तो फिर उसका फ़ायदा ही है, बजाय इसके 6-7 साल गुजर जाए। तो ये उन्होंने कहा है कि जनाब कमीशन साहब मुकर्रर होंगे और एविडेंस जो है ये कंप्लीट होगी विद इन 90 डेज। उसके बाद है जी, ठीक है। उसके बाद यह है कि जब एविडेंस कंप्लीट हो जाए तो फिर क्या होता है, फिर आर्गूमेंट्स होते हैं। आर्गूमेंट्स, अब आर्गूमेंट्स के लिए भी आप देखें, अगर प्रैक्टिस अगर जो चल रही है तो अकॉर्डिंग टू डैट 6-6 महीने गुजर जाते हैं बहस में, बल्कि साल भी गुजर जाते हैं, बहस ही नहीं होती, फाइनल बहस नहीं होती, तारीखें ली जा रही हैं। तो अब पाबंद कर दिया गया है कि 20 दिन के अंदर अंदर जो है ये आर्गूमेंट्स हो जाने चाहिए, और अगर कोई पार्टी रिटर्न आर्गूमेंट्स देना चाहती है तो वो भी दे सकती है। पहले ये प्रोविजन नहीं थी, यानी अगर वो ओरली भी करना चाहते हैं और साथ साथ रिटर्न भी देना चाहते हैं कि इट इज़ अलाउड। हालांकि प्रैक्टिस थी, रिटर्न भी दिए जाते थे, लेकिन ये इसमें किसी कानून में इसका इसमें ऑर्डर 20 में इसका जिक्र नहीं था। तो अब उन्होंने ये क्या कर दिया है कि ये बाकायदा तरमीम कर दिया है, 26B बाकायदा एक सेक्शन दे दिया जिसमें ये सारा प्रोसीजर है उन्होंने दे दिया है कि ताकि अगर 20 दिन के अंदर अंदर बहस होगी और उसके बाद अगर बहस के साथ वो रिटर्न भी देना चाहते हैं आर्गूमेंट्स तो वो भी दे सकते हैं। तो फिर कोर्ट शुड हैव टू डिसाइड द केस आर्गूमेंट सुनने के बाद। इस फ्रेमवर्क में सारे आर्गूमेंट जो हैं वो सुने जाएंगे, लेकिन 20 दिन से ज़ायद नहीं अरसा दिया जाएगा ताकि आर्गूमेंट्स के लिए तारीखें ना पड़ती रहें। अब उसके बाद एक और तरमीम आई है 27A। उसमें हमेशा 2-3 चीज़ें डिले का बायस बनती थी, आर्गूमेंट्स, एविडेंस वक्त पे ना आना, रिकॉर्ड होना, और दूसरा बड़ा अहम वजह थी रिटन स्टेटमेंट, वो डिले करती थी काफ़ी। उसके लिए सारा टाइम लाइन दे दी गई है, लेकिन एक और टाइम लाइन, एक और तरीकाकार बनाया गया है 27A कि तमील कैसे करवाई जाए, डिफेंडेंट्स को कैसे समन किया जाए, वो 27A इसमें शामिल की। पहले भी ऑर्डर 5 है, उसमें काफ़ी प्रोसीजर है, उसकी रूल 20 है, 19 है, 18 है, 17 है, लेकिन इसमें ज़रा क्लियर कर दिया गया बड़ा कि अब प्रोसेस सर्वर जो है वो अगर मौके पे जाता है उसको भी मॉनिटर किया जाएगा थ्रू मॉडर्न डिवाइसेस कि वो कहाँ गया है, पहुँचा है कि नहीं है पहुँचा है। अगर वो वहाँ पे पहुँच गया तो फिर उसको ये लाजिम है कि वो उसकी फ़ोटो बनाए अपने मोबाइल पे जिसकी वो तमील करवा रहा है, उस जगह जहाँ वो गया उसको उसकी फ़ोटो बना सकता है, उसका वो उसका बाकायदा पिक्चर बना सकता है वो। जैसा कि ये आजकल मीटर रीडर जो करते हैं ये जो है वापडा वाले और सुई गैस वाले के, वो मीटर की बाकायदा फ़ोटोग्राफ लेते हैं कि क्या वहाँ पे कितना उसका बिल आ रहा है या कितना उसकी रीडिंग कितनी है,
इसी तरह ये भी प्रोसेस सर्वर को पाबंद किया गया कि वो वहाँ पे बाकायदा जिसकी तमील करवा रहा है या जिसके ज़रिए करवा रहा है या जिस जगह पे वो समन को वो फिक्स कर रहा है या कोई और किसी का घर मौजूद है, वहाँ वो गया है, जिस तरह को बंदा उसको मिला है, वो वहाँ पे बाकायदा अपने मोबाइल में उसकी फ़ोटो ले, उसकी पिक्चर बनाए, उसको वहाँ पे कैप्चर करे और वो रिकॉर्ड के हिस्सा बन सकती वो चीज़। कोर्ट में वो वापस दे सकते, देखें जी मैंने इनकी तमील करवाई थी। क्योंकि तमील का मसला ये है कि रोज़ाना बड़ा वक़्त यार, कहीं पे इनकारी आ जाती है, कहीं पे रूपोश हो जाता है, कहीं पे कुछ होता है, कहीं पे कुछ होता है, बड़ा वक़्त ज़ाया होता है और साल साल गुजर जाता है, डिफेंडेंट पेश ही नहीं होते और जिससे खर्चा जो है वो प्लेंटिफ करता रहता है, बेचारा पिस जाता है वो। तो ये बहुत अच्छा उन्होंने तरीका बनाया है। इसके अलावा क्या है, पहले तो ये था ना कि पहले समन भेजें, फिर रजिस्टर्ड पोस्ट के ज़रिए भी हो सकती है, फिर चस्पानदगी के ज़रिए भी करें और उसके बाद फिर सब्स्टिट्यूटरी सर्विस रूल 20 के तहत मुख्तलिफ मोड जो हैं वो इख्तियार करने पड़ते हैं। तो इसमें भी उन्होंने कह दिया कि नहीं, साइमल्टेनियसली कोर्ट जो है वो ऑर्डर पास कर सकती है, थ्रू कोरियर सर्विस भी हो सकती है, थ्रू पोस्ट भी हो सकती है, सरकारी तौर पे भी हो सकती है। और भी इसके अलावा जो मॉडर्न किस्म की डिवाइसेस हैं, मसलन टेलीफोन है, मोबाइल फ़ोन है, टेलेक्स है, इस तरह जो होती है फैक्स होती है, टेलीग्राफ है, टेलीविज़न है, रेडियो है, इसके ज़रिए भी ऐलान हो सकता है, तमील करवाई जा सकती है, इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये उन्होंने कहा कि मॉडर्न डिवाइसेस को इस्तेमाल करने से काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा और पब्लिक सर्विस कोरियर के ज़रिए भी हो सकती है, डिवाइसेस के ज़रिए हो सकती है। इनमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसमें कम्युनिकेशन के जितने भी ज़रिए हैं उनको इस्तेमाल किया जा सकता है ताकि सर्विस जो है वो जल्दी से जल्दी जो है वो मार्ज़ हो जाए और लोग जो हैं वो आके पेश हो जाएं अदालत में, ताकि अदालत की कार्रवाई जो है वो चलती रहे। तो ये जो है तरीक़ाकार उन्होंने इंट्रोड्यूस नया करवाया है, जिसके मुताबिक मुझे उम्मीद है कि इसके मुताबिक सर्विस का मसला जो है वो हल हो जाएगा। जब किसी की फ़ोटो ले लेनी है जाके प्रोसेस सर्वर भी घर बैठ के अदालत के हाथे में बैठ के रिपोर्टें झूठी नहीं करेंगे, बल्कि वो लाजमी जाएंगे। जब वो जाएंगे तो सर्विस ज़रूर होगी। मॉडर्न डिवाइसेस अगर इस्तेमाल की जाएँ तो फिर इससे भी बड़ा फ़ायदा है, फ़ोन का भी रिकॉर्ड हो सकता है, फ़ोन पे की इतला भी दी जा सकती है, मोबाइल फ़ोन पे फ़ोनोग्राफ है, और तरीके हैं जो भी हो सकते हैं। तो ये उन्होंने इसमें, और ये साइमल्टेनियसली कोर्ट जो है इसका ऑर्डर पास कर सकती है। ये बहुत अच्छा है, बहुत ज़रूरी है। इसके आगे जनाब 96, ये तो दावे की हद तक तो ख़त्म हो गया मामला। आगे आ गया अपील। अब अपील होती है किसी डिक्री के ख़िलाफ़ 96 के तहत। अब अपील में भी 6-6 महीने, 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल गुजर जाते हैं और लोग बहस नहीं करते, पार्टीज तवज्जो नहीं करती, जज साहबान जो है वो इंतज़ार करते रहते हैं। तो इसलिए ये पाबंद किया गया है इसमें कि कोई भी अपील अगर दायर होगी किसी डिग्री के ख़िलाफ़ तो वो जो है उसका फ़ैसला 60 डेज़ के अंदर करना पड़ेगा। जहाँ भी जिसकी ऊपर वाली अदालत में जिसको ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन आया जिस कोर्ट को, तो उसको विदन 60 डेज इसका फैसला जो है वो करना पड़ेगा। तो अब बात कर रहे थे 96 की, तो 96 के तहत बंद कर दिया गया कि अपील का जो फैसला है ना, जो ओरिजिनल डिग्री के ख़िलाफ़ होगी किसी कोर्ट के पास, तो डेट शैल बी डिसाइडेड विदिन 60 डेज। पहले इसका कोई टाइम मुकर्रर नहीं था। फ्रॉम द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ द रिस्पोंडेंट जो है वो 60 डेज़ के अंदर अंदर इसका फैसला लाजमी करना पड़ेगा। इसके बाद है 106, अपील अगेंस्ट ऑर्डर होती है जिसमें अलाउड है ऑर्डर के खिलाफ अपील। वो भी अगर की होती है किसी कोर्ट में, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होगी, या अगर वो बहुत ज़्यादा मलियत है तो फिर हाई कोर्ट में भी जाती है जो 5 करोड़ से ज़ायद हो।
तो फिर वहाँ क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे 30 डेज के अंदर अंदर अपील का फैसला करना पड़ेगा कोर्ट को, जिसके खिलाफ साथ जिस अदालत में वो अपील फाइल की गई है। तो ये इस तरह उन्होंने पाबंद किया ताकि टाइम दे दिया है कि टाइम के अंदर अंदर जो है ये फैसले हो जाएं और लोग जो हैं वो हो जाएं, विजिलेंट हो जाएं फॉर टू परसू देयर केसेस। अब उसके बाद 115 है रिवीजन, निगरानी। अब निगरानी के बारे में पहले ये था कि हाई कोर्ट में निगरानी का फैसला 6 मंथ में लिखा हुआ है कि करना होगा। अब उन्होंने उसकी बजाय 3 माह कर दिए, 3 मंथ से में करना पड़ेगा। बाकी जो अदालत है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसको 2 महीने में करना पड़ेगा फ्रॉम द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ द रिस्पोंडेंट। तो ये टाइम फ्रेमवर्क उन्होंने टाइम फ्रेम दे दिया, टाइम लाइन बना दिया। उसके बाद नवी तरमीम जो है वो ये है कि 141 एक सेक्शन है हमारी, उसमें यह है कि जो प्रोसीजर सूट्स का होता है वही एप्लीकेशन का होगा 141 के तहत। अब उसमें यह कह दिया गया है कि अगर कोई इंटरलॉक्यूटरी दरख्वास्त देनी है, यानी आमतौर पे तरीकाकार पता है क्या होता है कि दावा हो गया किसी के खिलाफ, उसने आते ही दूसरी पेशी पे रिटन स्टेटमेंट देने की बजाय रिजेक्शन ऑफ प्लेंट की दरख्वास्त दे दी या डिसमिसल ऑफ सूट की एप्लीकेशन दे दी। अब जवाब दावा नहीं दिया या कोई और एप्लीकेशन दे दी, तो उन्होंने इसमें 141 में यह कह दिया है, तरमीम में यह आ गया है कि अगर बेशक कोई इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन चल रही है लेकिन दावा जो है उसकी कार्रवाई भी साथ साथ होगी। ये नहीं कि वो दरख्वास्त पे कार्रवाई हो रही है, दावा जो है वो वहीं पड़ा हुआ है, मेन सूट नहीं, मेन सूट की कार्रवाई भी साथ चलेगी। यानी अगर एविडेंस है तो एविडेंस भी चलेगी और उस एप्लीकेशन का भी फैसला भी वो भी साथ साथ चलेगी। दावे की कार्रवाई को रोका नहीं जा सकता सिर्फ कि एविडेंस आ गया, तरमीम की एविडेंस आ गई है या कोई और एविडेंस एप्लीकेशन आ गई है या और तरह की इंटरलॉक्यूटरी एविडेंस एप्लीकेशन आ गई है, तो फिर ये है कि दावे की कार्रवाई जो है वो एक तरफ रह जाती है और साथ साथ वो जो है वो एप्लीकेशन पे मामला चल पड़ता है। ये उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना, इकट्ठे चलेगा। और ख़ास तौर पे ये सब सेक्शन 2 में ये कहा गया है कि अगर कोई दावा आता है और उसमें कोई दरख्वास्त आ जाती है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट की या डिसमिसल ऑफ सूट की, तो वो भी साथ होगी। लेकिन दावे की उसमें ये बहाना नहीं बनेगा कि मैं जवाब दावा नहीं दे सकता, उसको जवाब दावा विदिन 30 डेज ही देना पड़ेगा, बेशक वो दरख्वास्त दे दे। ये कोई रुकावट नहीं होगी कि मैंने 711 की दरख्वास्त दे दिया या मैंने डिसमिसल ऑफ सूट की एप्लीकेशन दे दिया तो ये दावा जो है ये इसकी अब रिटन स्टेटमेंट मुझे मैं नहीं देनी, वो रिटन स्टेटमेंट भी देना पड़ेगी। वो कोई ऐसी रुकावट नहीं होगी रिटन स्टेटमेंट की जो टाइम फ्रेम है उसको एक्सटेंड करने के लिए या उससे बयान जाने के लिए या उसको रोकने के लिए, तो रिटन स्टेटमेंट भी साथ ही देना पड़ेगी। तो ये भी बड़ी अच्छी प्रोविजन है, इससे काफ़ी वक्त बच जाएगा और दोनों कार्रवाइयाँ साथ साथ चलती रहेंगी, तो इससे फ़ायदा होगा आवाम को। आखिरी जो अमेंडमेंट है वो ये है 159 एक सेक्शन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई गई है, उसमें ये है 59 में कि जो पहले केसेस चल रहे हैं वो पिछले कानून के ताबे ही उनका है, वो उसके प्रोसीजर के तहत ही आएंगे। ये जो है ये जब से ये प्रोसीजर चालू हुआ है लगा है, यानी 29 अप्रैल 2020 से वहाँ से इसका इतलाक होगा, यानी इसका माजी पे इसका कोई असर नहीं है। तो ये तरमीम जो है ये 159 इसमें दी गई है। तो मैं मुख्तसरन ये करूँगा कि अगर जायज़ा लिया जाए तो ये सारी की सारी तरमीम जो है इसमें फैसिलिटेट किया गया है और इसमें टाइम फ्रेम दिया गया है, इसमें टाइम लाइन दी गई है और पाबंद कर दिया गया कि इतने अरसे में फ़ैसला होना चाहिए, जबकि पहले ऐसा नहीं था। लेकिन इसमें एक तरमीम तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये भी हो सकता है जो ठीक है जस्टिस हरीड जस्टिस बरीड वाला फलसफा भी जो है वो सामने आ सकता है। ठीक है जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड तो ठीक है उसके बारे में तो, लेकिन उसका अगर वो मामला अगर यानी बाद हालात फेयर ट्रायल पे अगर कोई ऐसा
जद पड़ेगी तो फिर तो पार्टीज़ का जो है वो इंसाफ के तकाजे पूरे करने बड़े मुश्किल हो जाएंगे अदालतों को। तो मैं यही गुजारिश करूँगा कि अगर पार्टीज जो हैं वो कोऑपरेट करें और अदालतें भी विजिलेंट हों टू डिसाइड द केसेस विद इन टाइम फ्रेम, तो इट इज़ वेरी सूटेबल एंड प्रॉपर अमेंडमेंट फॉर द फैसिलिटी एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो मुझे उम्मीद है कि आप इससे मुस्तफ़ीज़ होंगे और इसको देखने के बाद इससे बाकायदा इस पर अमल दरामद कराने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।